और तीनों भी घर में थे, खर्चा जीरो, इट वाज ए टोटल जीरो आउटपुट। रिवॉल्यूशन लेके आए प्रकाश जी, मैं थोड़ा रोक रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं। स्वामीनाथन महोदय ने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आए, जिसको मैं तो स्टडी करने में मुझे लगता है कि इन्होंने एक प्रकार से तबाह कर दिया भारत के किसानों को, और आज भारत के किसानों की जो हालत है वो स्वामीनाथन जी की ही वजह से है। लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि पॉपुलरली तो आज उनको भारत रत्न आप दे चुके हैं। स्वामीनाथन जी ने जो कहा कि भाई उपज बढ़ानी पड़ेगी, तो वो तो गाय गोबर खत्म हो गया, हमारी गाय भी खत्म हो गई, गाय भी चली गई, अब तो गाय भी नहीं है, भैंस भी नहीं है, और एकाएक पशुधन भी हमारा चला गया। पशुधन कहलाता था ना, पशुधन, गाय से दूध भी लेते थे, गोबर भी यूज करते थे, फिर गोबर का खाद भी बनता था और डिफरेंट काम होता था, और जिसको आप ऑर्गेनिक कहते थे, बीमार भी कम गिरते थे, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसने हमारी इकोनॉमी को तबाह किया या बढ़ाया। ये अभी ये जो नैरेटिव ये लोग चलाते हैं कि हमारे पास उपज नहीं थी, भूखे मरते थे, लाल बहादुर शास्त्री ने कह दिया कि एक शाम भूखे रहो, तो हमारा पूरा देश भूखा रहा, तो हम बाहर से गेहूं मंगाते थे। अरे भाई, हमारे पास अनाज उपजाने की टेक्नोलॉजी कैसे नहीं होगी साहब? इतना बढ़िया बढ़िया हमारे पास आर्किटेक्ट था, और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग हम बनाते थे, एक से एक मंदिर बनाते थे, एक से एक किला बनाया है हमने, और हमारे पास एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी नहीं था। प्रकाश जी, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप ही बताइए कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या कमजोर थी? नहीं, देखिए, आपने जिसका जिक्र किया, जहां तक के मैं उसी को आगे लेके जाके बोलता हूं। परिस्थिति ऐसी है कि ठीक है, 1970 तक के परिस्थिति, किसानों को भाव क्यों मिलता था, कौन से चीज को भाव मिलता है, प्राइसेस कैसे तय होती है, उसका सूत्र है डिमांड एंड सप्लाई। पहली बात समझिए, इफ द डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस शॉर्ट, भाव बढ़ेगा। और उसके बाद में इफ द सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज नॉट मोर, तो भाव गिरेगा। हुआ क्या, तब तक के हमारे देश के अंदर उतना अनाज उगता था जितना लोगों को जरूरत रहती थी। देयर वाज नो सरप्लस, तो भाव जो तय होता था वो मार्केट से तय होता था, डिमांड और सप्लाई के रेशियो से तय होता था। बाद में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंदिरा गांधी ने स्वामीनाथन को बोला कि हमको अभी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मैं हालांकि उसको भी एक षड्यंत्र का ही रूप देता हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, वो जानबूझ के बताया गया, क्योंकि इनको एग्रीकल्चर कॉलेजेस लाना था, इनको रासायनिक खाद लाना था, तो एक नैरेटिव बनाया गया कि देश के अंदर अनाज की बहुत किल्लत है। तो वो हिसाब से भी हाँ, उसको दोनों एंगल है, एक बात समझिए। स्वामीनाथन तो क्या है कि वो जैसा आपने बोला ना स्वामीनाथन के बारे में, वैसे मैं बोल रहा हूं, स्वामीनाथन के दो रूप है। मेरे तरफ से अगर किसान के हिसाब से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा ही वॉज अवर किलर, फार्मर कम्युनिटी का वो किलर है। और स्वामीनाथन ये शहर में रहने वाले लोगों का ये भगवान है। एक बात समझिए आप, क्योंकि उसके कारण अनाज ज्यादा उगा, शहर में रहने वाले जो लोग थे उनको अनाज मिलने लगा, सस्ते में मिलने लगा, उनके लिए तो वो भगवान हो गया। लेकिन हमारे किसानों के लिए वो तो किलर हो गया हमारे लिए, सबसे बड़ी बात। तो अभी क्या हो गया है, पहले समझो कि तब तक के मैंने जैसा आपको बताया, खेती को कोई इनपुट खर्चा नहीं था, और उसके बाद में जो क्रॉपिंग होती थी वो मिक्स क्रॉपिंग होती थी। 1 एकड़ के अंदर 4-4, 5-5 प्रकार की, 6-6 प्रकार की फसलें बोता था किसान। तो एक फसल गई तो दूसरी रहती थी, दूसरी गई, तीसरी, चौथी, कुछ ना कुछ मिल के जाता था। किसान कभी मरा ऐसा हुआ नहीं है, कुछ भी हो जाए। कुदरत तो हमेशा ही ऐसी रही है, अभी ये ज्यादा बिगड़ गई है, लेकिन उस समय पे भी कुदरत के कारण हुआ भी कुछ, तो भी किसान के घर में कुछ ना कुछ तो आता था, भूखा नहीं मरता था किसान, और खर्चा नहीं होता था किसान का। अभी क्या परिस्थिति हो गई है, अभी मैं आपको पूरी लिस्ट भेजता हूं। अभी जो वहां पे 1% भी खर्चा नहीं होता था, जीरो बजट था, जीरो। अभी जीरो का कितना हो गया, 14। मैंने लिख के रखा है, मैं आपको भेजता हूं, ये पूरा कागज भेजता हूं आपको। क्या है अभी इनपुट कॉस्ट क्या क्या होगी खेती की? देखिए, सीड अभी खरीदना पड़ रहा है, सीड, फर्टिलाइजर, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड, उसके बाद में खरपतवार यानी वीडीसाइड, उसके बाद में लेबर उसको लेना पड़ता है। पहले लेबर को पेमेंट नहीं देना पड़ता था, अनाज देना पड़ता था। अभी उसके बाद में क्या है, ट्रैक्टर, डीजल, क्योंकि उस समय पे तो हम खेती जो है बैलों के थ्रू करते थे, जानवर हमारी खेती जोता था। उसके बाद में ट्रैक्टर आया करके डीजल आया, डीजल का खर्चा बढ़ गया।
उसके बाद में इंसेक्टिसाइड आए करके हमको स्प्रे पंप खरीदने पड़े, स्प्रे पंप की मरम्मत रही। उसके बाद में फिर क्या था, हम पानी देते थे खेती को तो बैलों से पानी निकालते थे हम, राहत चलता था हमारा। तो अभी फिर क्या हो गया, फिर बिजली लगने लगी, हमको बिजली का खर्चा आया। उसके बाद में बिजली पंप पानी खींचने के लिए पंप लगा, उसकी मरम्मत आई। उसके बाद में पहले किसान का माल व्यापारी गांव से खरीद के लेके जाता था, हम थोड़ी लेके जाते थे मंडी में, कहां मंडी थी। लेकिन अभी फिर क्या हुआ, अभी सरप्लस होने से खर्चा हो गया, खर्चा भगाने के लिए, लोगों का पैसा देने के लिए हम माल खेत में से ही, घर को भी नहीं आता है, खेत में से ट्रैक्टर में भर दिए, मंडी में चले गए, तो ट्रांसपोर्ट आ गया, ये खर्चा। ट्रांसपोर्ट आने के बाद में पहले हमको दलाली नहीं लगती थी, अभी दलाली देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ रहा है। बाद में अभी हम जो भी माल खरीदते थे उसके ऊपर हमको जीएसटी नहीं लगती थी, अभी जीएसटी लग रही है हर चीज खरीदने के लिए। और सबसे आखिरी में बीमारियां भी खरीद के ला रहे अभी हम लोग, क्योंकि ये जो चेंज हो गया ना सब, तो हर एक के किसान गांव खेड़ा और बीमार कभी था नहीं, अभी गांव खेड़े का हर आदमी बीमार हो गया है, क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड डाल रहा, फर्टिलाइजर डाल रहा, गलत खा रहा है, चिंता में मगन है, और चिंता के कारण बेचारा फार्मर मर रहा है बीमारियों से अलग अलग। तो ये इतनी 14 की लिस्ट बना के रखी है मैंने आपके लिए, देखिए आप देखिए, इसको पढ़ लेना अपने बाद में, इसको मैं आपको भेजता हूं आपको। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।